हाँ जी बच्चों, 12th क्लास केमिस्ट्री का पहला लेसन विलियन हम पढ़ रहे हैं और आज विलियन लेसन का पढ़ रहे हैं 14वां एपिसोड। और जो टॉपिक है उसका नाम है आदर्श व अनादर्श विलियन। इंग्लिश में बोले आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या होता है आदर्श एवं अनादर्श विलियन, आज के एपिसोड में शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एपिसोड वाइज जो है सिलेबस पूरा हो रहा है, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके इस लेसन को देख सकते हैं। चलिए बात शुरू करते हैं आदर्श और अनादर्श विलियन की। सिंपल सी बात है, आपने क्लास में भी सुना होगा कि कई बच्चे आदर्श होते हैं, आइडियल होते हैं। कैसे आइडियल होते हैं कि उनको टीचर जो भी काम दे वो किसी भी कंडीशन में, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे किसी कोई भी परिस्थिति हो, वो पूरा करके ही आते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि यार ये आइडियल स्टूडेंट है, हर हाल में टीचर के नियम मानते हैं। और दूसरे वो जो यूं तो मान लेते हैं लेकिन थोड़ी बहुत उनके घर में कोई परेशानी आती है, गर्मी ज्यादा होगी तो वो काम नहीं करके आते हैं, तो उनको कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलियन। बस यही जिसको कहानी समझ में आ गई उसको ये आदर्श और अनादर्श विलियन समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि देखो एक इसके अंदर दो बातें हैं कि इसके अंदर जो टीचर होगा उसका नाम है राउल्ट। ठीक है, किसके नियम की पालना होनी चाहिए? राउल्ट के नियम की पालना होनी चाहिए। तो शुरू कर रहा हूं मैं आदर्श विलियन। क्या कहते हैं भाई, कौन सा होता है आदर्श विलियन? कहते हैं वह विलियन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, उन्हें आदर्श विलियन कहते हैं। तो किसके नियम की पालना होनी चाहिए? आदर्श राउल्ट के नियम की पालना होनी चाहिए। कब? प्रत्येक ताप और प्रत्येक सांद्रता पर, हर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर जो राउल्ट के नियम को फॉलो करे उसको अपने आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, आदर्श विलियन कहते हैं। दूसरी बात, अगर मैं इधर बात करूं अनादर्श विलियन की, अगर हमने कहा जो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं वो आदर्श विलियन है, तो अनादर्श कौन से हुए? जो नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? प्रत्येक ताप और प्रत्येक सांद्रता पर जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलियन कहा जाता है। तो सिंपल सी आदर्श और अनादर्श विलियन की परिभाषा में तीन बातें ध्यान रहनी चाहिए। एक तो प्रत्येक ताप और सांद्रता होनी चाहिए, और किसके नियम की पालना होनी चाहिए? राउल्ट के नियम की पालना होनी चाहिए, जो एपिसोड नंबर 11, 12, 13 के अंदर हमने राउल्ट के नियम की बात करी थी। चलिए अब बात करते हैं कि राउल्ट के नियम की पालना होनी चाहिए। तो राउल्ट का नियम क्या था? राउल्ट का नियम था कि किसी भी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। याद करो राउल्ट के नियम का मतलब समझो। क्या था कि हम ये कहते थे कि भाई PA समानुपाती XA, आंशिक वाष्प दाब मूल अंश के समानुपाती होता है। और समानुपाती का निशान हटाते थे तो एक नियतांक आता था जिसको हम कहते थे PA नोड XA। तो बस राउल्ट के नियम की पालना का मतलब समझ लो। क्या मतलब हुआ कि अगर आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मूल अंश के गुणनफल के बराबर हो तो वो राउल्ट के नियम की पालना कर रहा है, और अगर ये बराबर ना हो तो राउल्ट के नियम की पालना नहीं कर रहा है। तो इधर आ जाओ, अगर इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं अनादर्श विलियन। और अनादर्श विलियन कौन से होते हैं? जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते। और अगर पालना नहीं करते हैं तो मैं क्या कहूं कि इसका आंशिक वाष्प दाब इसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और इसके मूल अंश के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। इसको हम काट देंगे, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में इसके वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं होता है। चलिए अगर PA बराबर PA नोड XA है तो इसी तरीके से हम ये भी तो लिखते होते हैं। क्या लिखते होते हैं? PB बराबर PB नोड XB है, तो राउल्ट के नियम की पालना हो गई, और राउल्ट के नियम की पालना होगी तो ये क्या हो गया? आदर्श विलियन हो गया। इसी प्रकार से टोटल वेपर प्रेशर, कुल वाष्प दाब क्या होगा कि PA प्लस PB के बराबर है तो आदर्श विलियन हो गया, और अगर नहीं है तो नहीं हुआ। इधर भी लिख लो। इधर हम क्या लिखेंगे? इधर हम लिखेंगे PA बराबर नहीं है PA नोड XA के, इसी प्रकार से PB बराबर नहीं है PB नोड XB के, और सेम PT बराबर नहीं है कुल वाष्प दाब A और B के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर नहीं है, और ये भी नहीं है। तो अगर आदर्श विलियन में क्या होगा? राउल्ट के नियम की पालना होगी, और राउल्ट के नियम में क्या होता है? PA बराबर PA नोड, PB बराबर PB नोड XB, और PT बराबर PA प्लस PB। ठीक है, लेकिन अनादर्श विलियन में राउल्ट के नियम की पालना नहीं होती। राउल्ट का नियम क्या कह रहा है कि बराबर होता है, पालना नहीं होने का मतलब बराबर नहीं होता है। नहीं होते को अपनों ने बस इसको काट देना है। तो मेरे को लगता है कि ये पहली स्लाइड सबको समझ में आ गई। चलिए अब हम इसकी दूसरी बात करते हैं।
इसकी दूसरी बात क्या कहता है, इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट कहता है बच्चों कि जो आदर्श विलयन होता है ना, उसके अंदर एंथैल्पी परिवर्तन, क्या बोल रहा हूं मैं, एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है वो शून्य होता है, शून्य होता है। मतलब कि अगर मैं कि विलायक के अंदर विलय को मिलाऊं तो उसके अंदर कोई भी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, ना तो ऊर्जा का अवशोषण होगा ना ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। मतलब इसके अंदर एंथैल्पी चेंज जो है, जिसको इंग्लिश अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो डेल्टा एच जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। और कौन सा डेल्टा एच है, ये मिक्सिंग का डेल्टा एच है। मिक्सिंग किसकी, सॉल्वेंट में सॉल्यूट की, मतलब विलायक में विलय की मिक्सिंग है। और इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। और एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होने का मतलब ना तो ऊर्जा उत्पन्न होगी ना ऊर्जा नष्ट होगी। इसी प्रकार से इसका जो तीसरा पॉइंट है, इसका जो तीसरा पॉइंट है वो कहता है बच्चों, तीसरा पॉइंट जो है वो ये कहता है कि इसके अंदर जो आयतन परिवर्तन है ना, वॉल्यूम चेंज जो है, आयतन परिवर्तन जो होगा वो भी क्या होता है बच्चों, वो भी शून्य होता है। आयतन परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम चेंज। मतलब अगर 10 लीटर विलायक में हमने 5 लीटर विलय मिलाया तो अब 10 और 5 कितने हो गए, 15। जब दोनों का जोड़ करके जो विलयन बनेगा, विलयन का भी आयतन कितना हो, 15। मतलब इधर भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट भी 15 और जब सॉल्यूशन बन गया तब भी 15। तो इसका मतलब 15 माइनस 15 0। मतलब इसके अंदर जब विलायक में विलय मिलाया जाता है तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर मैं यहां कहूं तो ये डेल्टा किसको प्रदर्शित करता है, परिवर्तन को। ठीक है, इसका डेल्टा मिक्सिंग क्या, V, मतलब परिवर्तन, जो मिश्रण में आयतन परिवर्तन जो है वो भी इसके अंदर 0 रहता है। अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो जब विलायक में विलय मिलाया जाता है तो ना तो आयतन बढ़ता है ना आयतन घटता है। जितना विलायक था, जितना विलय था, दोनों को मिलाने पर जितना बनना चाहिए था उतना ही विलयन बनता है। क्लियर होगी बात। तो इसके अंदर आयतन परिवर्तन क्या रहता है, शून्य रहता है। लेकिन अगर मैं अनादर्श विलयन की बात करूं, जो आदर्श विलयन बोलता है ना, अनादर्श विलयन कहता वैसा नहीं होगा, बस इसका ऑपोजिट चलता है। नॉन आइडियल क्या करता है, आइडियल की हर बात को काटता है। हर बात को काटने का मतलब क्या हुआ, हर बात को काटने का मतलब हुआ इसका जो अपने पास इसके अंदर जो एंथैल्पी परिवर्तन जो होगा ना, एंथैल्पी परिवर्तन वो शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होता। ठीक है, अगर शून्य नहीं होता तो मैं इसको कैसे लिखूं, डेल्टा मिक्सिंग किसका, H एंथैल्पी का बराबर 0 नहीं होता। ठीक है, तो इसके अंदर एंथैल्पी परिवर्तन 0 नहीं होता। 0 ना होने का मतलब क्या है, जब विलायक में विलय मिलाओगे ना तो या तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, या फिर ऊर्जा अवशोषित होगी। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज आएगा, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में कोई एनर्जी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसी का तीसरा पॉइंट करूं, इसका मैं तीसरा पॉइंट करूं तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है, इसने कह दिया आदर्श विलयन कहता है भैया आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, डेल्टा V की वैल्यू 0 होती है। तो अनादर्श क्या कहता है, अनादर्श ने तो बात माननी नहीं है, तो ये कहता है कि भैया मेरा डेल्टा X मिक्सिंग, डेल्टा V मिक्सिंग जो है वो 0 नहीं होता है। मतलब इसके अंदर हम कहें तो आयतन में परिवर्तन, आयतन परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ आयतन परिवर्तन होता है। आयतन परिवर्तन होने का मतलब कि अगर 10 लीटर विलायक में 5 लीटर विलय मिलाया और जो विलयन बनाना, वो विलयन का वॉल्यूम जो है वो 15 की बजाय या तो 17 हो जाएगा या 12 हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। तो उसको अपने कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें आयतन परिवर्तन होगा, या मैं कहूं कि डेल्टा मिक्सिंग वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, आप इसको और डिस्क्राइब करना चाहते हो तो यहां पे लिख सकते हो कि भैया या तो ऊर्जा उत्पन्न होगी या नष्ट होगी। यहां लिख सकते हो आयतन या यहां ना तो ऊर्जा उत्पन्न होगी ना नष्ट होगी, यहां पर ना आयतन बढ़ेगा ना आयतन घटेगा। यहां पर कहेंगे कि या तो ऊर्जा उत्पन्न होगी या नष्ट होगी। ठीक है, इसमें नहीं होगी, इसमें होगी। और इसमें कह सकते हैं कि या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, या आयतन घट जाएगा। चलिए, हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं, याद करने में तो कोई समस्या नहीं है। याद क्या था, आदर्श विलयन में क्या था, आदर्श विलयन में था कि ये PA बराबर PA नोट X से बराबर, तो आदर्श विलयन
और बराबर नहीं तो अनादर्श विलयन। अगर हम कहें कि भाई एंथैल्पी परिवर्तन 0 तो आदर्श, 0 नहीं तो अनादर्श, आयतन परिवर्तन 0 तो आदर्श, 0 नहीं तो अनादर्श। तो याद करने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसको समझने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। समझने के लिए मैंने एक बड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बना रखा है। यही जो पहले पॉइंट समझे हैं उन पॉइंट्स का ये रीड है। कैसे कि मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि बच्चों यहां पर मेरे पास एक कोई पात्र है और उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, उसके अंदर यहां पर मैंने लिख लिया विलायक। विलायक जो क्या है, ए है, ठीक है। और यहां पर है मेरे पास विलय। पहले मैं विलायक बना लूं, ये मैंने बनाया विलायक, ये इस तरीके से है जी, ठीक है। ये विलायक पड़ा है, ये एक एक कण पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं चलो यहां पर 2 लाइनें ही बना लेता हूं, 2 लाइनें बना लेता हूं, ये लो, ठीक है। तो ये मेरे पास कोई अपने पास क्या पड़ा है, ये मेरे पास विलायक पड़ा है, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, अब मैं इसके अंदर जो है, इसके अंदर विलय मिलाता हूं और ये मेरे पास कोई विलय पड़ा है इस प्रकार से, ये है मेरे पास विलय। और ये कौन से वाला है, ये बी है। दोनों ही द्रव द्रव विलयन में है। थोड़ी सी बात एक और रिवाइज करवा दूं कि जो आदर्श और अनादर्श विलयन है ना, वो द्रव द्रव विलयन है। द्रव द्रव विलयनों को आदर्श और अनादर्श में बांटा गया है, ठीक है। अब मैं जब इस विलायक में विलय को मिलाऊंगा ना, तो अभी यहां पर जब सिर्फ कौन पड़ा है, विलायक पड़ा है, जब सिर्फ विलायक पड़ा है तो बंध किस किस के बीच में है, ए और ए के बीच में है, ठीक है। और सिर्फ बी जब पड़ा है तो बंध किस किस के बीच में है, बी और बी के बीच में है। लेकिन जब दोनों को मिला दोगे तो बंध किसके बीच में बन जाएंगे, ए और बी के बीच में बन जाएंगे ना, ठीक है। तो ए और बी के बीच में बंध बनाते हैं हम। तो ये देखो कि ये मेरे पास पड़ा ए ए और ए, क्यों पड़ा ए, ठीक है। और इसके बीच बीच में कौन आ जाएगा बच्चों, इसके बीच बीच में आ जाएगा बी, ये लो बी, ठीक है। इस प्रकार से बी बीच में आ जाएगा, क्लियर। और अब ये जो बन गया, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास विलयन। और इस विलयन में बंध जो है वो किसके बीच में बन गए, ए और बी के बीच में बन गए, ठीक है। बस ये बात जिसको पता लगी, ये बात जिसको पता लगी उसको कहानी आराम से समझ में आ गई। इधर ध्यान दें, मैं कुछ बेसिक बात कर रहा हूं। मैं यहां पर एक पहले बेसिक समझा रहा हूं आपको, फिर बात बन जाएगी। देखो बच्चों कि हम बेसिक जानते हैं कि केमिस्ट्री में जब भी हम पढ़ते हैं, कभी भी बंध अगर टूटता है, कहीं बंध टूटता है तो ऊर्जा का जो है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। ये बेसिक बात है, पहले भी मैंने बताई है। और अगर कहीं बंध बनता है, यदि कहीं बंध बनता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा निकलती है। एक बेसिक पॉइंट ये है, ठीक है। और दूसरा बेसिक पॉइंट, या चलो इसी पर एक बार एक बात समझ लेते हैं। देखो यहां पर क्या हुआ बच्चों कि देखो जितने बंध की प्रबलता ए और ए बंध जितना मजबूत था ना, उतना ही ए और बी बंध मजबूत है। जितने ही बंध की प्रबलता बी और बी की है, उतने ही बंध की प्रबलता ए और बी की है, ठीक है। तो इसका मतलब बंध में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। जितना मजबूत ए बंध है उतना ही ए बी है, जितना बी बी है उतना ही ए बी है। तो मतलब बंध में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, ना बंध मजबूत हो रहा है ना बंध कमजोर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यूं मान सकता हूं, ना तो बंध टूट रहा है और ना बंध बन रहा है। और बच्चों जब ना बंध टूटे ना बंध बने तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। और अगर ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता तो क्या मैं डेल्टा एच को 0 लिख सकता हूं क्या, ऊर्जा परिवर्तन को 0 लिख सकता हूं क्या? हां जी बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि बंध में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। बंध जैसा विलायक में था वैसा ही विलयन में है, जैसा विलय में था वैसा ही विलयन में है। अगर मैं इसको ऐसा लिख भी लूं तो और बढ़िया लगेगा आपको। मैं इसको क्या कह रहा हूं, मैं इसको कह रहा हूं अंतर आणविक आकर्षण, अंतर आणविक आकर्षण बल, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अपने इसको कह सकते हैं। ये हमारा चौथा पॉइंट है। इस चौथे पॉइंट में क्या समझाया जा रहा है, चौथे पॉइंट में ये समझाया जा रहा है कि जितना ए और ए का बंध में अंतर आणविक आकर्षण बल जितना मजबूत है ना, उतना ही ए और बी के बीच में है। जितना अंतर आणविक आकर्षण बल बी और बी का मजबूत है, उतना ही ए और बी का मजबूत है। अगर बंध दोनों के प्रबलता समान है तो इसमें एंथैल्पी चेंज नहीं आएगा, कोई भी ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगा। अगर
फिर अपने आयतन परिवर्तन की बात समझें तो आयतन परिवर्तन में बच्चों देखो, जितना ये इनके बीच में अगर बंध की मजबूती है वो ऐसी है, अगर इसको भी एक बेसिक बात बना करके समझा दूं मैं तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक बेसिक पॉइंट और समझ लो बच्चों। ऐसा हुआ, इधर ध्यान दो कि ये मेरे पास दो कोई भी अवयव थे, ये लो, इनके बीच की जो बंध की प्रबलता थी तो वो बंध के बीच की दूरी इतनी थी। जब ये आगे विलयन में बदले तो विलयन में भी इनके बंध की प्रबलता इतनी ही थी, तो इसका मतलब है कि इनके बीच की दूरी इतनी ही रहेगी। क्या मतलब समझे इससे? ये मतलब समझे कि अगर बंध की प्रबलता दोनों साइड बराबर है ना, तो ये दोनों साइड बराबर आयतन घेरेंगे। दोनों तरफ आयतन क्या होता है? जितना स्थान घेरता है, तो जितने स्थान यहां पर घेरेगा उतना स्थान यहां पर घेरेगा, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं यहां पर कह सकता हूं कि डेल वी हो गया 0। क्यों 0 हो गया? क्योंकि जो है इसके अंदर क्या है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर बंध की प्रबलता जो है वो समान है। बंध जो है वो बंध की प्रबलता जो है वो क्या है? बंध की प्रबलता क्या है बच्चों? समान है, इसलिए इसके अंदर कोई आयतन में परिवर्तन नहीं आया। अगर किसी को बात नहीं समझ में आई तो और अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो और समझ में आ जाएगा। अगर मान लो ऐसा होता कि विलयन बनने से पहले यहां पर बंध होता कमजोर, बंध होता कमजोर। बंध कमजोर है तो मैंने इनको दूर दूर बनाया है, बात समझ रहे हैं? अगर किसी में बंध मजबूत है तो वो पास पास में रहेंगे, और बंध कमजोर है तो वो दूर दूर में रहेंगे। तो ये अभी दूर दूर रह रहे हैं, और दूर दूर रह रहे हैं तो कितना आयतन घेर रहे हैं? ये इतना स्थान घेर रहे हैं, इतना स्थान घेर रहे हैं। लेकिन जब ये विलयन में परिवर्तन हो, जब ये विलयन में बदले और इनके बीच में बंध मजबूत हो जाए, अगर इनके बीच में बंध मजबूत हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे? पास पास में आ जाएंगे, हाँ या ना? तो ये क्या आ जाएंगे? पास पास में, क्योंकि बंध मजबूत हो गया। और बंध मजबूत हो गया, पास पास में आ गए, तो अब ये आयतन कितना घेर रहे हैं? अब ये स्थान कितना घेर रहे हैं? इतना स्थान घेर रहे हैं। तो आपने देखा कि यहां आयतन इतना है, यहां आयतन कम है। तो अगर बंध की प्रबलता जो है, बंध पहले से प्रबल हो गया तो आयतन घट जाएगा, आयतन घट जाएगा। तो यहां पर मैं कहूं कि डेल वी जो है वो 0 से क्या होगा? कम, क्योंकि आयतन जो है वो क्या हो गया है? घट गया है। और क्यों घट गया है? क्योंकि बंध जो है विलयन में क्या हो गए? बंध जो विलयन में जो है वो मजबूत हो गए हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ आप नेक्स्ट। अगर ऐसा होता कि पहले बंध मजबूत होते, लेकिन जैसे विलयन बनता इनके बंध हो जाते कमजोर, बंध कमजोर हो जाते तो ये दूर दूर हो जाते, और दूर दूर हो जाते तो स्थान ज्यादा घेरते, आयतन बढ़ जाता। तो आप देखो, जब बंध मजबूत थे तो ये आयतन इतना घेर रहे थे, लेकिन बंध कमजोर हो गया तो अब ये आयतन इतना घेर रहे हैं, तो आयतन क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो मैं यहां पर लिखूं कि डेल वी क्या हो गया? 0 से ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि विलयन में बंध कैसे हो गए बच्चों? विलयन में बंध हो गए हैं कमजोर। ठीक है, तो ये दो बेसिक पॉइंट अगर समझ लो तो बस अब अपने पहले वाली बातें बन गई। क्या बन गई? कि देखो यहां पर बंध की प्रबलताएं अगर समान है तो जितना आयतन विलय और विलायक और विलय जो का होगा, विलयन बनने के बाद भी आयतन उतना ही रहेगा, क्योंकि दोनों में बंध की प्रबलता बराबर है। केस नंबर फर्स्ट, ये जो हम किसकी बात कर रहे थे, ये आदर्श विलयन की। अगर आयतन बढ़ जाए, आयतन घट जाए या बढ़ जाए, ये दोनों बातें किसकी है? ये दोनों बातें हैं अनादर्श विलयन की। ये किसकी बात है? ये भी है अनादर्श विलयन की। ठीक है, तो अब आ जाओ अब अपने पास नेक्स्ट जो बात है वो देखो क्या था कि यहां बंध की प्रबलता समान थी, इसलिए आयतन परिवर्तन नहीं हुआ, और इसलिए डेल्टा वी की वैल्यू क्या थी? 0 थी। लेकिन इसके अंदर मैं बात करूं, इसके अंदर अनादर्श विलयन में मैं बात करूं, तो अनादर्श विलयन में बच्चों क्या है? अनादर्श विलयन में मान लो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर बंध था मजबूत, बंध था मजबूत, तो विलायक के कण पास पास पड़े थे, और विलय का बंध भी था मजबूत, विलय का बंध भी था मजबूत, तो विलय के कण भी जो है वो क्या पड़े थे? विलय के कण भी पास पास में पड़े थे। ठीक है, विलय के कण भी पास पास में पड़े थे। लेकिन जैसे ये विलयन बढ़ा, और विलयन में इन दोनों के बंध की प्रबलता बराबर नहीं थी, ये बंध हो गया पहले से कमजोर हो गया। अगर बंध कमजोर हो गया बच्चों, अगर बंध कमजोर हो गया तो इनके बीच में स्थान जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। और स्थान बढ़ जाएगा, स्थान बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि ये आयतन भी ज्यादा घेरेंगे। तो आप देखो इनसे इसका आयतन क्या हो गया? ज्यादा हो गया, आयतन बढ़ गया। ठीक है, तो इसीलिए
हम कहते हैं कि यहां पर आयतन जो है वो समान नहीं रहता। ठीक है, इसकी दूसरी कंडीशन भी मैंने बनाई है, दूसरी कंडीशन भी मैंने बनाई है कि अगर यहां पर बंद होते कमजोर, यहां पर बंद होते कमजोर, ठीक है, तो ये दूर दूर होते, और यहां पर भी बंद होते कमजोर तो ये भी दूर दूर होते। लेकिन जैसे ही दोनों को मिलाया जाता और अगर इनके आपस में बंद मजबूत हो जाते तो ये फिर क्या आ जाएंगे, ये फिर पास पास में आ जाएंगे, ये फिर पास पास में आ जाएंगे। पास पास में आ जाएंगे तो कैसे होगा, ये इस तरीके से आ जाएंगे ये लोग। ठीक है, ये लो ये पास पास में आ जाएंगे, और पास पास में आ जाएंगे तो आप देख रहे हो आयतन घट गया। क्यों? क्योंकि अब ये स्थान कम घेर रहे हैं, आयतन जो है वो घट गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैंने अनादर्श विलयन की कहानी समझाई। तो अनादर्श विलयन में आप समझ गए कि भाई इसके अंदर जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है, चौथा पॉइंट, कि ए और ए के बंध की प्रबलता बराबर नहीं होती, किसके, ए बी के। देखो यहां पर भी एक कंडीशन में भी नहीं है, दूसरी कंडीशन में भी नहीं है, और बी बी बंध की प्रबलता भी बराबर नहीं होती ए बी के बंध की प्रबलता के। ठीक है, और बंध की प्रबलता ना होने के कारण ही तो अब ये पहली कंडीशन में मैं बात करूं तो यहां पर बंध मजबूत थे, यहां पर कमजोर थे, तो मैं ये कह दूं कि इससे इधर आने पर बंध कमजोर हो रहे हैं, मतलब बंध टूटने की ओर जा रहे हैं। किसकी ओर जा रहे हैं? बंध टूटने की ओर जा रहे हैं, और बंध टूटने की ओर जाएंगे तो बेसिक बात समझो, अगर बंध टूटता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, मतलब यहां पर ऊर्जा का अवशोषण होगा, और ऊर्जा का अवशोषण होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू 0 नहीं होगी। और यहां पर मैं बात करूं तो बंध कमजोर थे, लेकिन विलयन में बंध क्या हो गए? मजबूत। विलयन में बंध क्या हो गए? मजबूत। तो मतलब यहां बंध बनने की ओर जा रहा है, बंध कमजोर से मजबूत हो रहा है, मतलब बंध बनने की ओर जा रहा है। जब बंध बनता है तो ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन। लेकिन यहां पर इसका मतलब है कि अगर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो ऊर्जा परिवर्तन 0 नहीं रहेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो आप ये बात भी समझ गए, और वॉल्यूम तो देख ही रहे हो कि अगर बंध जो है मजबूत से कमजोर हो गया तो आयतन बढ़ जाएगा, और कमजोर से मजबूत हो गया तो आयतन घट जाएगा। इसीलिए इसके अंदर आयतन परिवर्तन जो है वो आयतन परिवर्तन जो है वो क्या रहेगा बच्चों? 0 नहीं रहेगा, क्योंकि बंध या तो कमजोर हो रहे हैं या बंध मजबूत हो रहे हैं, इसलिए आयतन 0 नहीं रहे, आयतन परिवर्तन 0 नहीं रहेगा। ठीक है, अब जो है एक आदर्श और अनादर्श विलयन के कुछ उदाहरण की बात अपने कर लेते हैं। उदाहरण जो है मैं यहां पर आदर्श विलयन के उदाहरण लिख देता हूं। देखो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है, ताकि जो है वो आप चलिए देखो। अब एक लास्ट पॉइंट अपने बात करते हैं कि उदाहरण आदर्श विलयन। बच्चों वैसे तो आदर्श विलयन जो है वो पाया जाना बहुत मुश्किल है, आदर्श विलयन नहीं पाए जाते, बहुत रेयर कंडीशन में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आदर्श विलयन के एग्जांपल है। देखना आदर्श विलयन कौन से होंगे? जो एक ही प्रकार के यौगिक होंगे, एक ही प्रकार के, मतलब एक ही सजातीय श्रेणी के, या कह सकते हैं एक ही कैटेगरी के होंगे। जैसे मैं कहूं बेंजीन, उदाहरण नंबर 1 मैं कह रहा हूं बेंजीन और प्लस टॉल्यूइन, इसका जो विलयन होगा, बेंजीन और टॉल्यूइन का जो विलयन होगा वो आदर्श विलयन का उदाहरण होगा। कारण समझ लो, कारण ये है कि बेंजीन होती है ये और टॉल्यूइन होती है ये। ठीक है, तो दोनों ही हाइड्रोकार्बन हैं, तो इसके अंदर सिर्फ एक कार्बन का ही अंतर है, तो इसलिए जो है ये आदर्श विलयन बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। दूसरा देखो, मैंने कहा जी क्लोरोएथेन, मैंने कहा क्लोरोएथेन और प्लस में मैंने कह दिया ब्रोमोएथेन, तो आप देखो दोनों के दोनों हेलो एल्केन हैं, बस इसके अंदर क्लोरीन है और इसके अंदर ब्रोमीन है, दोनों के दोनों हेलो एल्केन हैं, तो ये दोनों समान प्रकार के हो गए, तो ये भी आदर्श विलयन बनाएंगे। तीसरा उदाहरण और देखो कि मैंने कह दिया हेक्सेन मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया, एक एल्केन है और सीधी श्रृंखला में है, और इसी के साथ में मैं क्या जोड़ दूं? एन-हेप्टेन, मतलब ये दोनों ही जो है हेलो एल्केन ही है, लेकिन दोनों में, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 7 कार्बन है, बस इतना सा अंतर है, लेकिन दोनों हैं क्या? दोनों के दोनों एल्केन हैं, तो ये दोनों समान प्रकृति के हुए, समान सजातीय श्रेणी के हुए, तो ये जो है वो आदर्श विलयन का निर्माण करेंगे। अब मैं बात करूं अनादर्श विलयनों के उदाहरण की, तो इसके अंदर जो उदाहरण होंगे, तो बच्चों आप देखो अनादर्श विलयन के जो उदाहरण होंगे
वो समान प्रकृति के नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे मैंने कह दिया जल प्लस एल्कोहल, अरे जल की प्रकृति अलग है और एल्कोहल की प्रकृति क्या है, अलग है, ठीक है, ये अलग यौगिक है, ये अलग यौगिक है, तो इसका मतलब है कि ये अनादर्श विलयन बनाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। मैंने कह दिया एसीटोन, एसीटोन क्या है, एक कीटोन है और एक मैंने लिख दिया क्लोरोफॉर्म, अरे क्लोरोफॉर्म क्या है, हेलोएल्केन है, हेलोएल्केन है, तो दोनों में बहुत अंतर है, तो इसका मतलब है ये भी कैसा विलयन बनाएंगे, अनादर्श विलयन का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म, और अगर मैं कह दूं कि भाई एसीटोन, एसीटोन और प्लस में एथेनॉल, एथेनॉल, अरे ये अल्कोहल है, ये कीटोन है, तो ये भी क्या करेंगे, अनादर्श विलयन का निर्माण करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने आदर्श और अनादर्श विलयनों के उदाहरण भी लिख लिए और ये पूरी बात भी कर ली। याद करना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन समझने के लिए पूरी बात की गई है। ये टॉपिक तो हो गया कंप्लीट, लेकिन आने वाली वीडियो में क्या होने वाला है, आने वाली वीडियो में ये होने वाला है कि आदर्श विलयन तो हो गए कंप्लीट, लेकिन अनादर्श विलयन में हमने क्या कहा कि पी ए बराबर नहीं होता पी ए नोट एक्स ए के, है ना, अरे बराबर नहीं होता, अगर बराबर नहीं होगा तो पी ए क्या होगा, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। अरे बराबर ना होने का मतलब क्या होता है, बराबर ना होने का मतलब होगा कि या तो पी ए ज्यादा होगा या पी ए कम होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैंने कहा कि डेल्टा एच जीरो नहीं होता, अगर ये जीरो नहीं होता तो क्या होगा, या तो जीरो से ज्यादा होगा या जीरो से कम होगा, और ये भी डेल्टा वी भी जीरो नहीं होता, और जीरो नहीं होने का मतलब या तो जीरो से ज्यादा होगा या जीरो से कम होगा। तो इसी प्रकार से ये दो कंडीशन बनती है अनादर्श विलयन की, इसलिए अनादर्श विलयन दो प्रकार के होंगे। दो प्रकार में अगर पी ए ज्यादा होगा, ज्यादा मतलब बढ़ गया, बढ़ गया मतलब धनात्मक चेंज, कैसा हुआ, पॉजिटिव चेंज हुआ है, धनात्मक, तो हम उस विलयन को धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहेंगे। लेकिन अगर पी ए का मान कम हो गया, नेगेटिव चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया, तो उसको अपने कहेंगे ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो अगला एपिसोड हमारा यही है बच्चों कि धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, गुड लक, गुड बाय।